हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीविंस कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और ये जो क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं +1 क्लास के लिए कर रहा हूं, सैम्पल पेपर 1। और ऐसे करके हम टोटल 10 सैम्पल पेपर्स जो है रिकॉर्ड करके डालेंगे 1 बाय 1 करके। आज सैम्पल पेपर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं विवियन इंटीग्रेटेड कॉमर्स एंड आर्ट्स अकेडमी के थ्रू। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। सैम्पल पेपर का नाम रहेगा हमारा एम इज अकाउंटेंसी, सैम्पल पेपर 1, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। और आपके पास ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन पेपर के साथ। टोटल आपको इसमें 55 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 जो है उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट 2 जो है उसमें 19 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट 3 जो है उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 45 क्वेश्चन, मार्क्स 40, टाइम 90 मिनट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 है हमारे पास, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन order to be know the financial result is called। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। तो उसे आप कहते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ते हैं +1 के अंदर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो उसमें हमारा पर्पज़ ही यही होता है कि भाई हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजेशन करते हैं, वो सब किस में करके चलते हैं, अकाउंटिंग के अंदर करके चलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ जो है वो कौन से मेथड को रिकॉग्नाइज्ड नहीं करता। नोट, देखिए हमारे पास डेप्रिसिएशन के टोटल 2 मेथड्स हैं सिलेबस में। फर्स्ट वन स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड वन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इनमें से जो मेथड सपोर्टेड नहीं है बाय द इनकम टैक्स लॉ, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को इनकम टैक्स लॉ क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। राइट, किसको सपोर्ट करता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी हम जानते हैं या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन लगता किस वजह से है। देखिए, डेप्रिसिएशन के लगने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें एक कारण है वियर टियर, ऑब्सोलेंस, यूजेज ऑफ एसेट्स। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी कारणों से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द कंसेशन गिवन ऑन द कैश ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन पे जो हम कंसेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसे कहते क्या है, दैट इज टू बी नोन एज कैश डिस्काउंट। उसे हम किस नाम से जानते हैं, कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड। जिन्हें कि कोई भी ऐसी फर्म, इंस्टीट्यूशन जिसको कि हम उधार में सामान देते हैं, किसमें सामान देते हैं, उधार में, वो नगद पैसा पेड नहीं करता, तो उसे क्या कहते हैं, क्रेडिटर, प्रोप्राइटर, डेटर और नन ऑफ दीज, दैट इज टू बी नोन एज डेटर। वो हमारा क्या होता है, डेटर होता है। क्लियर है, दैट इज टू बी नोन एज डेटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। जो डेप्रिसिएशन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, दैट इज टू बी इंक्रीजेज एवरी ईयर, डिक्रीजेज एवरी ईयर, इंक्रीजेज इन 1 ईयर एंड डिक्रीज इन अनदर ईयर, रिमेन सेम एवरी ईयर। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, रिमेन्स सेम एवरी ईयर। होता क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड, देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है डेप्रिसिएशन का, उसमें क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट जो भी होती है एसेट्स की, उसी पर हम ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपने 1 लाख रुपए की एसेट्स परचेज की है और 10% का डेप्रिसिएशन रेट है, तो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगा वो लगेगा 1 साल का 10,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर हमारे पास वैल्यू बची 90,000, तो उस 90,000 में भी डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे वो 10,000 ही लगाएंगे, दैट इज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। That's why it is also to be known as original cost method, straight line method, fixed installment method, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स टोटल अमाउंट हैज ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश एट बैंक,
देखिए क्या पूछा है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट साइड हमें क्या बताता है, दैट इज कैश एट बैंक। किसके बारे में बताता है, कैश एट बैंक के बारे में बताता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आज चलते क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बतानी है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वेयर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बेस इक्वेशन जो है वो क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ चेक करिए, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, ये तो नहीं होगा। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, हाँ, क्योंकि हमारी बेस इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कैपिटल को हम इधर ले आए तो एसेट्स में से लायबिलिटीज आप माइनस कर देंगे, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए, जनरली द ड्यूरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ, अकाउंटिंग पीरियड इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, एक तो फाइनेंशियल ईयर, दूसरा कैलेंडर ईयर। और दोनों में बेसिकली अगर हम बात करें तो जो अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरेशन मानी गई है दैट इज ऑफ 12 मंथ्स। कितने महीने की मानी गई है, 12 महीने की मानी गई है। इज इट ओके। चलिए, विच आर द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट्स, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। दैट इज selection of staff is not to be recorded in the books due to of the money measurement concept, because selection of staff is not a monetary transaction. All the monetary transactions are to be recorded into business but not the qualitative transactions. ये qualitative transaction है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्यू टू which concept qualitative transactions are not recorded in the books। अभी हमने बात की क्वेश्चन नंबर 10 में, ड्यू टू ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ऑल द क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट नहीं की जा सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following never depreciated? Land is never to be depreciated, right? Why land is not to be depreciated? Because of its unlimited life. ये जो है कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नेम द कंसेप्ट अंडर विच एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स। देखिए कॉस्ट यानी जिस मूल्य पर आपने एसेट्स को खरीदा है उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम जब भी एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे दैट इज ऑन इट्स एक्विजिशन प्राइस। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, राइट। 5 कैटेगरी में हम अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज रूल 4। किसका रूल होता है बेटा, जल्दी बता दीजिए। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देखिए ये रूल होता है हमारा पर्सनल अकाउंट का। किसका, पर्सनल अकाउंट का। और नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल होते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेज आर टू बी डेबिटेड, इनकम्स आर टू बी क्रेडिटेड, राइट। और रियल अकाउंट का व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। करंट अकाउंट शोज 1000 एज ओवरड्रॉन, 1000 ओवरड्रॉन है, इसका मतलब ये माइनस का बैलेंस है। व्हेन बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड it was identified that one of the debtor has deposited 400 into account and bank charges ₹20 had been debited to the account, bank statement balance is। आपको बताना बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास 1000 माइनस के हैं, उसके बाद एक कस्टमर ने जमा कराया आपके अकाउंट में, तो ये आपके अकाउंट में हो गए प्लस, और बैंक ने चार्जेज लिए हैं, ये हो गए आपके अकाउंट से माइनस। चेक कर लीजिए बैलेंस कितना बचेगा आपके अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। 1000 माइनस के हैं, 400 प्लस के, 600 माइनस के और 20 माइनस के, तो 620 माइनस के। 620 का ऑप्शन कौन सा हमारा, बी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, 620 डेबिट बैलेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है फेवरेबल बैलेंस मीन्स। देखिए फेवरेबल बैलेंस की जब बात की जाती है तो मतलब प्लस के बैलेंस की बात की जाती है, और हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में
दो बैलेंस प्लस के होते हैं। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो कि किसके बराबर होता है, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के बराबर, राइट। तो ये दोनों बैलेंस क्या है हमारे, फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक ये तो हमारा अनफेवरेबल हो गया। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, हाँ जी, ये हमारा फेवरेबल बैलेंस हो गया। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, ये भी हमारा फेवरेबल बैलेंस हो गया। तो बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके लिए एक सही आंसर क्या होगा हमारा, बी एंड सी, राइट। बी और सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? इफ लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स ₹1000 देन अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 10% विल बी रुपीज एंड कैश डिस्काउंट 5% विल बी रुपीज। तो आपको बताना है ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा और कैश डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा। देखिए 1000 की लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ₹100। बचा कितने का आपके पास सामान, ₹900 का, और 5% कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ₹45, ₹45। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹40,000, credits 25,000, revenue 40,000, expenses 50,000 respectively, then value of assets will be। देखिए हमारी बेस इक्वेशन क्या है, assets इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और यदि हमारे पास प्रॉफिट्स हों रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो उनको भी हम यहाँ प्लस कर लेते हैं। तो एसेट्स हमें कैलकुलेट करनी है। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स ₹25,000 के, लीजिए 25,000 के क्रेडिटर आप यहाँ लिख लीजिए, प्लस कैपिटल कितनी है 40,000 की कैपिटल, प्लस रिवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस 40 माइनस 50 माइनस के 10,000 हमारे पास क्या है, लॉस। तो हमारे पास एसेट्स कितनी आ जाएंगी, 55,000 रुपीज़। कितनी आ जाएंगी, 55,000। होप सो कि आपकी समझ में आया होगा कैसे 55,000 आया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश कॉस्टिंग ₹18,000 फॉर ₹20,000 इन कैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर 18,000 रुपये का सामान आप सेल कर रहे हैं और 20,000 रुपये में, तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर, स्टॉक जो है आपका स्टॉक वो रिड्यूस हो जाएगा 18,000 से, कैश जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से, और कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी बाय 2,000 से। देख लीजिए कहाँ पर ऑप्शन है, कैश 20 से बढ़ रहा है, ठीक है, स्टॉक 20 से घट रहा है, ये गलत हो गया। कैश 20 से घट रहा है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, कैश इंक्रीजेज बाय 8,000, ये भी गलत हो गया। स्टॉक डिक्रीजेज बाय 18,000, कैश इंक्रीज बाय 20,000, कैपिटल इंक्रीज बाय 2,000। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। अगर 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट किया है, 6 लाख रुपये कैपिटल लगाइए, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ऑन 31 मार्च 19 हिज एसेट्स वर ₹8 लाख एंड लाइबिलिटीज ₹50,000। 31 मार्च 2019 यानी वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, 8 लाख रुपए की एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज कितने की हैं, 50,000 रुपये की। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या निकल जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल दैट इज ₹7,50,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल, आ गई क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, अब प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इफ द ड्रॉइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन। तो यहाँ पर नहीं है, तो 7.5 लाख रुपये हमारी क्लोजिंग कैपिटल देख लीजिए कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, और 150 हमारा रिस्पेक्टिवली क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, चूज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ दिस एग्जाम्पल, रेंट ड्यू बट टू बी रिसीव्ड लेटर। रिसीव्ड लेटर बाद में मिलेगा आपको, अगर बाद में मिलेगा तो इसका मतलब आपके लिए क्या हो गई, ये एक प्रकार की एसेट्स, एक प्रकार की क्या हो गई, एसेट्स। तो इससे मेरी एसेट्स तो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट के, एक्रूड रेंट के नाम से, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, कैपिटल में इनकम के तौर पर ये ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हमारे पास जो है ऐड इन एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्रूड रेंट एंड ऐड इन कैपिटल ड्यू टू इनकम, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एड इन एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्रूड रेंट एंड लेस इन कैपिटल, ये गलत आंसर रहेगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए एडवांस में यदि आपको इनकम मिले दैट इज टू बी ट्रीटेड एज योर लाइबिलिटी, उसे आप क्या मानते हैं, लाइबिलिटी मानते हैं, तो ये लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर द एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है, तो सबसे पहले आप समझिए कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है, वो एंट्री जिनमें कैश एंड बैंक साइमल्टेनियसली आए एज अपोजिट टू ईच अदर, एक डेबिट हो दूसरा क्रेडिट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो विच अफेक्ट द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, नहीं, केवल एक साइड को अफेक्ट करती नहीं, दोनों साइड को अफेक्ट करती है। विच अफेक्ट द क्रेडिट साइड, ना। विच अफेक्ट द डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों, यस दोनों। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स विल हैव डेबिट बैलेंस ओनली। इनमें से कौन से अकाउंट का केवल डेबिट बैलेंस होता है, तो देखिए डेबिट बैलेंस केवल हमारे रियल अकाउंट्स के होते हैं, किसके होते हैं, रियल अकाउंट्स के, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 है, परचेज रिटर्न बुक इज ऑल्सो नोन एज। परचेज रिटर्न बुक को क्या कहते हैं, जल्दी बता दीजिए क्या कहते हैं। यस, इट इज नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक, और सेल्स रिटर्न बुक को क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सेल्स। देखिए इंट्रास्टेट क्या होता है, विद इन द स्टेट। अगर विद इन द स्टेट सेल्स है तो हम क्या लगाते हैं, तो विद इन द स्टेट अगर सेल्स है तो हम CGST SGST लगाते हैं, आउटपुट, राइट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड so as to reconcile the differences arises because of difference due to timing, yes. Errors committed by bank, yes. Transactions recorded by bank, yes. All of the above। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका, all of the above। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, डेप्रिसिएशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग। डेप्रिसिएशन किस चीज को डिटरमाइन करने में मदद करता है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्यूरेट प्रॉफिट, एक्यूरेट लेवल ऑफ प्रॉफिट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विच अकाउंटिंग कन्वेंशन टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द प्रोस्पेक्टिव लॉसेज बट लीव्स ऑल द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। तो एंटीसिपेटेड लॉसेज को जो रिकॉर्ड करता है, इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रूडेंस कंसेप्ट, प्लेइंग सेफ पॉलिसी, रीजन रेनी सीजन पॉलिसी के नाम से भी इसको हम बुलाते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 30, चलिए कोई नहीं, पर मैं दोबारा से कर देता हूँ इसको डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, विच अकाउंटिंग कन्वेंशन टेक्स इनटू अकाउंट ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेज बट लीव्स ऑल द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। तो ये हमने किस में पढ़ा था, प्रूडेंस कंसेप्ट में, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में। ऑप्शन ए क्या होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए पार्ट 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 to 49, आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इसमें से। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, सेल्स बुक इज ए सब्सिडरी बुक, ये सही है बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है। चलिए रीजन क्या दिया है, इट रिकॉर्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या ये ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स को रिकॉर्ड करता है, ये गलत हो गया, फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ सेल्स मीन्स क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स ऑल्सो, क्योंकि सेल्स बुक के बारे में बात हुई तो क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स ऑल्सो क्या करता है, क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स को नहीं, वो हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ केवल गुड्स की क्रेडिट पर जो सेल्स होती है उसको रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो इसका मतलब ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी में से कोई भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कहता है ये देखते हैं। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेज ऑन 31 मार्च 2020, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। देखिए अमाउंट ऑफ कैपिटल निकालनी है, लेजर बैलेंसेज आपको गिवन है, तो यू हैव टू यूज अकाउंटिंग इक्वेशन। बिल्डिंग दी है 2.5 लाख रुपए की, फर्नीचर दी है 1 लाख रुपए का, टोटल कर लीजिए 3.5 लाख, डेटर 50, 4 लाख माइनस 40 लाइबिलिटीज को घटा देते हैं, तो ये हो गया 2, 3, 4 में से 40 गए 3, 60। बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटीज है 20 की, तो 3, 60 माइनस 20, 3, 40, कैश 25, 3, 40 प्लस 25, 3, 65। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सर कैसे किया, देखिए एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और आपको निकालना क्या है, कैपिटल, तो कैपिटल क्या होगी, एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज। तो जितने भी एसेट्स उनको जोड़िए, लाइबिलिटीज उनको जोड़िए, दोनों का आपस में डिफरेंस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, कैपिटल।
होप्स आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? इट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीजन असर्शन। असर्शन क्या दिया गया है? परचेज बुक इज ए सब्सिडरी बुक, यस। रीजन क्या है? इट रिकॉर्ड्स ऑल टाइप ऑफ परचेजेज, नो। तो अगेन ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है अरेंज द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप आता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले कौन सा स्टेप आता है? वेरी गुड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरे नंबर पर रिकॉर्डिंग। तीसरे नंबर पर क्लासीफाइंग यस, फिर समराइजिंग, फिर कम्युनिकेटिंग। तो सी ए डी बी ई, सी से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है मेक मार्क ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको वो निकालना है जो सबसे अलग है। तो पहला पॉइंट क्या दिया इसमें? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यस। दूसरा क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सभी में कैश जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। रेंट क्या है? एक एक्सपेंस है। परचेज एक एक्सपेंस है। ड्राइंग पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, स्टेशनरी एक्सपेंस है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट एंड अदर्स आर रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 36 रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन दिया है बैलेंस ऑफ कैश बुक इज डायरेक्टली एंटर्ड इनटू ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल सही, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। बताइए क्यों ट्रू स्टेटमेंट है? बिकॉज जो कैश बुक होती है उसके जो बैलेंसेज होते हैं वो एक लेजर अकाउंट का काम करते हैं, तो इसलिए उनको डायरेक्टली हम जो है कहाँ लिख सकते हैं? ट्रायल बैलेंस में लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था इसके बारे में, ये एक जर्नलाइज्ड लेजर होती है। अगर रीजन हमें दे दिया जाए जर्नलाइज्ड लेजर, तो ये हमारा रीजन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब आगे क्या दिया गया है? कैश बुक इज बोथ सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। कैश बुक सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? ट्रू है। तो आप बता दीजिए दोनों में ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ए, बी, सी और डी में से। चलिए बताइए जल्दी से। देखिए सब्सिडरी बुक का मतलब होता है कि ये एक सब्सिडरी बुक है जिसको अगर हम मेंटेन करते हैं तो अलग से हमें जर्नल में एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको हम जर्नल का फॉर्मेट बोलते हैं। और प्रिंसिपल बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन में सबसे पहले लिखी जाती है और यहाँ से बैलेंसेज निकलते हैं हमारे, तो उन बैलेंसेज को डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में ले जाया जा सकता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। हमें इनमें मैच द फॉलोइंग करना और करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाइड करना है। सबसे पहले क्या दिया गया है? डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, और इधर दिए गए हैं ऑयल वेल, रिवर्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, कार, लैपटॉप, अलमीरा। तो डेप्रिसिएशन किसके साथ अटैच होता है? कार, लैपटॉप एंड अलमीरा के साथ, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स हैं और टेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है। डिप्लीशन किस पे लगता है? नेचुरल रिसोर्सेज पर, जैसे ऑयल वेल, रिवर्स एटसेट्रा। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एटसेट्रा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी कहाँ कहाँ है? एक तो इसमें है और एक इसमें है। डिप्लीशन सेकंड का ए इसमें है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 38 परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स की परचेज और सेल है तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। बैड डेट्स जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, इट इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। मशीनरी सोल्ड, इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो देखिए इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है हमारा? करेक्ट सीक्वेंस जो भी है आप ढूंढ लीजिए। अब देखिए डी तो कहीं यूज हुआ ही नहीं, डी इसमें भी है, राइट, और इसमें नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट का हमने क्या लिखा? बी। फर्स्ट का बी इसमें है, ठीक है। बैड डेट सेकंड का ए इसमें है, इसमें नहीं है। थर्ड का गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट यानी कि थर्ड का सी इसमें है। फोर्थ का बी इसमें है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। 38 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी
एंड फोर्थ का बी। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? असर्शन दिया है बोथ एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर आर डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट टर्म्स। बिल्कुल दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट टर्म्स हैं, नो डाउट। दोनों में कोई जो है ना दिन रात का अंतर है। मतलब एक्सपेंसेस एक स्मॉलर टर्म है, वेयर एज एक्सपेंडिचर इज ए बिगर टर्म। आइए देखते हैं रीजन क्या दिया है। रीजन के बारे में बात करते हैं। रीजन दिया है एक्सपेंसेस गिव्स बेनिफिट टू फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, बिल्कुल सही। whereas expenditure might give benefits both in accounting year in the form of revenue expenditure and more than one accounting year in the form of fixed assets, बिल्कुल करेक्ट। देखिए रीजन भी बिल्कुल क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। दोनों ट्रू हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है असर्शन डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस फॉलोड ऑप्शनली बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या है? एक प्रोसेस है जो कि ऑप्शनली फॉलोड की जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऐसा है? इसको हम ऑप्शनली फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो रेगुलरली कंपल्सरीली फॉलो की जाती है। इवन इफ अगर लॉसेज हो तो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये ऑप्शनली नहीं होता, ये क्या होता है? कंपल्सरीली प्रोसेस है। ये तो हो गया गलत। रीजन क्या दिया है? ड्यू टू वियर एंड टीयर ए फिक्स्ड एसेट्स नीड्स टू बी डेप्रिसिएटेड एवरी ईयर, बिल्कुल ट्रू। तो इसका मतलब रीजन इज करेक्ट एंड असर्शन इज फॉल्स। तो रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 ए मशीन कॉस्टिंग ₹20,000 इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट 10% पर annum यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर विल बी। तीसरे साल में आपने बताना डेप्रिसिएशन की कितनी अमाउंट लगेगी। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 साल का डेप्रिसिएशन आप निकाल कर देखिए। 20,000 पर पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाइए, कितना लगेगा? 2,000 रुपये। 10% की रेट से कितना बचा? 18,000। फिर कितना लग जाएगा? 1,800। कितना बचा? 16,200। फिर कितना लग जाएगा? 1,620। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1,620। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? ए ट्रेडर entered into following transaction as a result total of purchase book will be। अगर एक ट्रेडर मतलब ट्रांजेक्शन करता है उससे क्या हुआ? टोटल ऑफ परचेज बुक विल बी। टोटल ऑफ परचेज बुक क्या होगी? यानी कि क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास से कुछ ट्रांजेक्शन दी गई है A B C D और इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से पूछा गया कि टोटल ऑफ परचेज बुक बताइए कितना होगा। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सौरभ ₹8,000। 8,000 रुपये का सामान आपने परचेज किया सौरभ से। हाँ जी, रिकॉर्ड करेंगे इसको परचेज बुक में। तो लिख लीजिए 8,000 का टोटल आएगा। आगे क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम रणधीर फॉर कैश, ये बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा क्योंकि नगद में सामान बेचा है, सॉरी खरीदा है। गुड्स परचेज फ्रॉम जमाल ऑन क्रेडिट, हाँ ये रिकॉर्ड कर लेंगे 25,000 रुपये का। मशीनरी परचेज, मशीनरी आती ही नहीं है परचेज बुक में। तो टोटल कितने का सामान खरीदा? 33,000 का। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 आइए क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है सोल्ड गुड्स टू प्रेम कॉस्टिंग ₹50,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। प्रेम गिव 1/3 पेमेंट एट द टाइम ऑफ सेल्स, विच एंट्री इज करेक्ट। अब देखिए हमारे पास है क्या? 50,000 रुपये की कॉस्टिंग है, 20% यानी 10,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट जो कि हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, माइनस करके चलते हैं। 40,000 का सामान हो गया। 40,000 में से हमने 10% क्या दिया? ट्रेड डिस्काउंट गया। ओहो सॉरी गलती से हमने क्या कर दिया? 20% प्रॉफिट था। तो पहले प्रॉफिट जोड़िए। प्रॉफिट कितना है? 10,000। तो ये हो गया 60,000 रुपये का सामान। माइनस करिए ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 6,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 54,000। 54,000 में 1/3 नगद आ रहा है, 2/3 क्रेडिट पर है। तो 1/3 नगद आ रहा है तो कितना आ रहा है? 18,000 रुपये। और 36,000 रुपये क्या हो जाएंगे? उधार में हो जाएंगे। क्लियर है? अब हमसे पूछा गया करेक्ट एंट्री बताइए कौन सी है। अब 18,000 पर कह रहा है 5% डिस्काउंट भी लगेगा कैश। तो 18×5 = 900 रुपये का डिस्काउंट, 17,100 रुपये का कैश हमारे पास रिसीव्ड होगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो कैश देख लीजिए 17,100 हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं, यहाँ रिसीव कर रहे हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा गलत हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। डिस्काउंट अलाउड 900 रुपये हम दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं बिल्कुल। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, इसको छोड़ देंगे। तो ऑप्शन 1 ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि इसी में है
900 रुपये का डिस्काउंट, कैश 17,100 और प्रेम को 37,000 का उधार, टोटल सेल 54,000 रुपये की। क्लियर। अब इसमें सेल्स 60 किया तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, इसमें भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो यही होगा ऑप्शन 1। होप सो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच कॉलम यू राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। होप सो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए आपको ये तो पता ही है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसके हमारे पास दो कॉलम होते हैं, एक प्लस आइटम का एक माइनस आइटम का, राइट। जो प्लस आइटम का कॉलम होता है और जो माइनस आइटम का कॉलम होता है, ये पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, ये कहाँ लिखा जाएगा। अब हमारे पास है क्या, कैश बुक। कैश बुक का कौन सा बैलेंस में गिवन है, ओवरड्राफ्ट यानी कि माइनस का बैलेंस गिवन है। अब बैंक में अगर कस्टमर डायरेक्ट जमा कराएगा तो हम क्या करेंगे, हम भी तो जमा कर लेंगे, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, प्लस आइटम्स के अंदर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, प्लस आइटम्स में लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है ये देखते हैं। इम्प्रेस्ड अमाउंट ₹5,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट इफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय पेटी कैशियर ड्यूरिंग द मंथ। अगर पेटी कैशियर ने ये खर्चे किए हैं ड्यूरिंग द मंथ, तो बताइए कि कौन कौन से कितना अमाउंट हम उसको रिम्बर्स करेंगे, कितना अमाउंट हम उसको क्या करेंगे, रिम्बर्स करेंगे। चलिए चेक करते हैं। हमारे पास जो टोटल खर्चे हुए हैं वो कितने हुए हैं, 1450 प्लस 1050, ये हो गए 2500 प्लस 5, 2500 पर प्लस 5 3000 प्लस 400 3400 रुपये। तो रिम्बर्समेंट में हमें क्या मिलता है, जितना पैसा आप खर्च करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 3400 रुपये आपको क्या होंगे, रिम्बर्स्ड होंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा है ये पेटी कैशियर ने खर्चे किए, तो सबको जोड़ लीजिए, जो बनेगा वही पैसा आपको रिफंड करना है। किसको, पेटी कैशियर को, हेड कैशियर के द्वारा वो पैसा पेटी कैशियर को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। क्या सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, जी हाँ हमेशा क्रेडिट होता है ये, ठीक है। रीजन है नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट इज रेवेन्यू एंड वेयर एवर रेवेन्यू इंक्रीजेज इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। बिल्कुल सही, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन 47 क्या कहता है ये देखते हैं। इन अकाउंटिंग इक्वेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल रिजल्ट इन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करेंगे अकाउंटिंग में, क्या प्रभाव डालेंगे। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, जी हाँ लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, हाँ बिल्कुल। तो ढूंढ लीजिए कहाँ है ये, रिडक्शन इन कैपिटल एंड शोन एज लाइबिलिटीज, बिल्कुल सही यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। कैपिटल घट जाएगी और लाइबिलिटीज में दिखाया जाएगा। और देख लेते हैं एक बार, एडिशनल एसेट्स पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला, एसेट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, राज इज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन रुपी। 60 पैसे मिले उससे 1 रुपये में, और उससे लेने कितने थे 10,000। तो बैड डेट्स अकाउंट बताइए कितना होगा, 60 मिले तो 40 नहीं मिले, 40 पैसे नहीं मिले तो इसका मतलब 4,000 रुपये नहीं मिले। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। बैड डेट्स कितना है, 4,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, अंकित हायर्ड अ मैनेजर फॉर हर इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस एट अ सैलरी ऑफ 10,000 ऑन जुलाई 1, 2018 अंकित पेड हर 1 month सैलरी एज एडवांस फॉर द फर्स्ट मंथ सैलरी। विच अकाउंट शैल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। आपको बताना कौन सा अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, जल्दी से बता दीजिए कौन सा अकाउंट यहाँ डेबिट होगा क्रेडिट होगा। देखिए एडवांस में आप सैलरी पेड कर रहे हैं, सीधी सी बात है 1 महीने की, तो आप किस अकाउंट में ले जाएंगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट में, क्योंकि आपने एडवांस में सैलरी क्या की है, पेड की है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 50 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए। लेकिन पार्ट 3 में हमारे पास ये कैसे क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 ऑनवर्ड, पार्ट 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी हमें पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद इसके आंसर हम देंगे। तो सबसे पहले केस स्टडी को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, Karan wants to start a new business for which he purchased a new machinery on 1st April 2016 for rupees 2,50,000. On 1st October 2016, another machinery was purchased for rupees 1,50,000. Depreciation is to be charged or provided at the rate of 10% per annum on the machine under diminishing balance method. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मैंने आपको डिस्कस किया था, क्या होता है जिसमें हर साल घटते मूल्य पर डेप्रिसिएशन
लगता है। जो हमारी कॉस्ट होती है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं, उस वैल्यू पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन द फर्स्ट ईयर, पहले साल डेप्रिसिएशन कितने रुपए लगेगा। अब पहले साल डेप्रिसिएशन की यदि बात करें तो हमने एसेट्स को 1 अप्रैल 2016 में खरीदा था 2.5 लाख रुपए का, तो 10% की रेट से डेप्रिसिएशन हो गया इसके ऊपर 25,000 रुपये। और दूसरी मशीन अक्टूबर 2016 में यानी कि सेम फाइनेंशियल ईयर में खरीदी गई है अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 1.5 लाख रुपए की हमने परचेज की, 10% की रेट से 15,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन बनता है, तो 6 महीने का हो जाएगा 7,500, तो ये हो गया 32,500 रुपये का डेप्रिसिएशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चले। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल बुक वैल्यू ऑफ बोथ मशीन्स एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। आपको दोनों मशीनरी की बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद सेकंड ईयर के एंड में, यानी सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो बुक वैल्यू बची उसके बारे में बताना है। तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर। पहली मशीन कितने की थी, 2.5 लाख रुपए की, दूसरी मशीन कितने की थी, 1.5 लाख रुपए की। पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा इसके ऊपर, 25,000 रुपये, और इस पर 7,500 रुपये। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई, ये लग गई 2,25,000 रुपये, और यहाँ बच गए हमारे पास 1,42,500 रुपये, 142,500। अब इस साल का डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, 22,500, और इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 14,250। ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बच गई, 2,02,500 रुपये, और यहाँ कितनी वैल्यू बच जाएगी, 14,250 घटाने हैं 1,42,500 में से, तो 500 में से 250 गए तो 250 तो ये बच गए, ठीक है। अब 12 में से 4 गए तो 8, 3 में से 1 गया तो 2, 1,28,250 ये बच गए। दोनों को प्लस कर लीजिए, ये हमारी बुक वैल्यू होगी। तो 2,02,000, 1,28,000, 3,30,750, 3,30,750। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है ये देखते हैं। इन फर्स्ट ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दोनों में जो है डेप्रिसिएशन क्या रहेगा। देखिए फर्स्ट ईयर अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है, चाहे हम किसी भी मेथड का यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने एसेट्स को क्या किया है, परचेज किया है। तो आंसर क्या होगा हमारा, विल बी सेम एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड एज वेल एज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दोनों में वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन remain same for the all year, no, depends on the policy of the business, ये भी नहीं होगा आंसर, keeps on decreasing year after year और depends on the government guidelines, government guidelines का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, keeps on decreasing year after year। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो रहता है सेम, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, घटता चलता है। चलिए सेकंड केस स्टडी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। केस स्टडी नंबर सेकंड क्या है ये देखते हैं। केस स्टडी 2 है 1 अप्रैल। देखिए मैं यहाँ एक छोटी सी बात रखूँगा आपके सामने, जब भी जैसे केस स्टडी आपको पढ़नी है, केस स्टडी के आंसर आपको देने हैं, तो आप चाहे तो पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन को रीड करने के बाद केस स्टडी पढ़िए, ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए कि आपको ढूंढना क्या, उसमें से आइडेंटिफाइड क्या करना। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मशीन कहाँ पर रिकॉर्ड होगी, वेयर विल यू रिकॉर्ड द मशीन अकाउंट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो बैंक ने जो इंटरेस्ट दिया उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे और मशीनरी कहाँ रिकॉर्ड होगी। तो ये आपको आंसर देने हैं। अब केस स्टडी पढ़ते हैं, क्या है केस स्टडी आइए देखते हैं। 1 अप्रैल कैश बुक हैव ए ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस माइनस का होता है, इन हिज बैंक कॉलम चेक डिपॉजिटेड अमाउंटिंग 20,000 एंड चेक इशूड फॉर इंश्योरेंस 7,000, ए इंटरेस्ट ऑफ 700 ऑल्सो अलाउड बाय बैंक एंड ओनर विड्रॉन from bank ₹750 for his personal use during April for the purchase of machinery amounting ₹10,000 from RAM। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, एक मशीनरी खरीदी गई है राम से और 2,000 रुपये हमने क्या किए हैं, चेक से पेड किए हैं। बिल 5,000 वर विद अ मेच्योरिटी ऑफ 6 मंथ डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 6% पर मंथ, और 6% की रेट से एक बिल
जो है ना 6 महीने का मैच्योरिटी के लिए दिया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें पहला क्वेश्चन था कि मशीनरी अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी। मशीनरी 10,000 की खरीदी है, 2,000 नगद दिए हैं तो 8,000 उधार है। उधार की ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में जाती है, नगद की कैश बुक में जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8,000 इन जनरल प्रॉपर, 2,000 इन कैश बुक। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। और नेक्स्ट था इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने कितना इंटरेस्ट हमें अलाउड किया था यहाँ पर, ए इंटरेस्ट ऑफ 700 ऑल्सो अलाउड बाय बैंक। बैंक ने 700 रुपये का इंटरेस्ट हमें अलाउड किया था। बैंक ने अगर ब्याज दिया था तो हमारे पास कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो प्लस कॉलम में, यानी कि डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में इसको हम क्या करके चलेंगे, रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो केस स्टडी तो हालांकि बीआरएस से रिलेट करती थी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए जिसका बीआरएस से कोई लेना देना नहीं था। सिंपल सा मतलब क्वेश्चन पूछा गया, जो ट्रांजेक्शन है उनके बारे में रखा गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, उसके बाद आप जो है ना केस स्टडी को पढ़िए, ताकि आपको आंसर को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप इसके सॉल्यूशंस के लिए और फाइल को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। इस लिंक पर आपको ये फाइल अवेलेबल हो जाएगी, और इसकी पीडीएफ फाइल मैंने अपने डाउनलोड सेक्शन में यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप वहाँ से इसकी फाइल को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये स्पेशल क्लास मैंने 11th क्लास के बच्चों की रिक्वेस्ट पर रिकॉर्ड की है, और ऐसे मैं 10 सैम्पल पेपर रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप रेगुलरली इनको देखते रहिए, ये आपको टर्म 1 में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी मदद आपको इनसे मिलने वाली है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।